नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सुना कि स्टेम सेल होती क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे काम करती हैं, कौन कौन से इथिकल इश्यूज डेवलप होते हैं और कैसे उसको सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेम सेल कैसे काम करती है, उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे उनसे हम बच सकते हैं और क्या क्या प्रोविजंस पूरे दुनिया में अवेलेबल है। जो स्टेम सेल जो होती हैं उनको हम शरीर से, जो एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं जो एम्ब्रियो से लिया जाती है या जो लैब में डेवलप की जाती है, उनको ले करके बॉडी के जो पार्ट जहाँ पे क्षतिग्रस्त होता है वहाँ पे इंजेक्शन के माध्यम से वहाँ पे हम लोग इनको डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे वो काम कैसे करते हैं? हो सकता है वहाँ पे जो सेल डैमेज होगी उनको रिप्लेस कर दें, वहाँ की जो सर्कुलेशन है उनको बढ़ा दें, नई नई सेल्स को रिक्रूटमेंट करें, इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस उनको रोक दें और खुद जो सेल जा करके वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, जिनकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे है उन सेल में बदल जाए, तो वहाँ पे एक नई सेल की निर्माण हो जाएगी और जो डैमेज हुआ चीज़ है उनको रिप्लेस करके वो अपने तरीके से काम करने लगेंगे। इन नई तकनीकों से सुधार से ये संभव हुआ है कि किसी मरीज में त्वचा यदि डैमेज हो गई है तो इस जो स्किन की जो स्टेम सेल है उसको लाके त्वचा में डालते हैं, या कभी कभी हड्डियां नहीं जुड़ती हैं वहाँ पे जो बोन मैरो की स्टेम सेल वहाँ पे लाके ऑस्टियोब्लास्ट डाल देते हैं, या जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं उन अवस्था में स्टेम सेल को लेकर के और बोन मैरो को रिप्लेस कर देते हैं। तो उनकी अवस्था से क्या होता है, वो जो डैमेज हो गई हैं या क्षतिग्रस्त हो गई हैं या कैंसर डेवलप हो गया उनको रिप्लेस कर देती हैं और दवाओं का सदुपयोग कम हो जाता है और वो कुछ हद तक सामान्य तरीके से वो वापस नॉर्मल काम करने लगते हैं। लेकिन अब तक जो पिछले 20-30 सालों में जो रिसर्च हुआ है, केवल जो अप्रूव्ड हुआ है, जो पूरी दुनिया की बॉडी है, FDA है, यूरोपियन सोसाइटी है, ICMR है, वो रेड ब्लड सेल, लिम्फेटिक सिस्टम, WBCs की जो बीमारियां होती हैं, जो ल्यूकेमियाज हैं, उसमें स्टेम सेल के लिए ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल दिया गया है, उसमें प्रूव्ड हो गया है। उसके अलावा बहुत लिमिटेड ही बीमारियां होगी जिनको अप्रूवल मिला होगा। जो भी और ट्रीटमेंट की अवस्था में है वो सभी एक्सपेरिमेंटल हैं, रिसर्च प्रोसेस में हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिद्धांत रूप से जब भी हम स्टेम सेल के थेरेपी में क्लिनिकल परीक्षण पे हम बात करते हैं तो उनको व्यापक अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। व्यापक अध्ययन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं इन विट्रो, शरीर के अंदर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, शरीर के बाहर प्रभाव क्या पड़ता है। किसी भी एक एनिमल में ले करके उसको डाल करके देखते हैं उस पर उसका रिएक्शन कैसा होता है, और जब अप्रूव्ड होने के बाद फिर शारीरिक प्रक्रिया में उनको शामिल करते हैं। बिना अप्रूवल के लिए उसको क्लिनिकल परीक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता है। और वो जो हमारी बॉडीज़ हैं, जो अप्रूवल बॉडीज है, उनके सामने डाटा प्रस्तुत करना होता है, तब वो अप्रूवल देते हैं कि चलिए ये क्लिनिकल परीक्षण अप्रूव हुआ और अब इसको मरीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो क्लिनिकल परीक्षण है 4 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले उसका पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है, किसी एनिमल प्रोसेस में होता है। दूसरे में उसको एक एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरियाज होते हैं। तीसरे प्रोसेस में जाकर के लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट विद कंसेंट उनको ट्रायल दिया जाता है। चौथे में इनको लार्ज नंबर ऑफ एक कोहार्ट में लेकर के उनको रिसर्च प्रोसेस में डाला जाता है। प्रत्येक चरण में परीक्षण का उद्देश्य, प्रतिभागियों का संख्या, अवधि भिन्न भिन्न होती है और ये सब करने के बाद तब हम कोई भी एक अप्रूवल बॉडी से हम उनको अप्रूवल लेते हैं। लेकिन क्लिनिकल परीक्षण का एक चरण से दूसरे चरण पे जब तक हम नहीं जा सकते हैं, जब तक कि उसकी समीक्षा एक जो अप्रूवल बॉडी या साइंटिफिक कमेटी नहीं करती, तब तक आगे हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। और एक ये भी देखना है कि जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस लिया गया है वो सक्षम है, सुरक्षित है और प्रभावी है, और वो एक ऐसा तरीका निकल करके आ रहा है जो कि अवेलेबल क्लिनिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कम खर्चीला होगा
और एक मरीज को लंबी उम्र देगा, बीमारियों से निजात दिलाएगा, तो ही अगले चरण के लिए हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और अप्रूवल भी तभी मिल पाता है। अप्रूवल कौन देता है? यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो एफडीए होता है, अमेरिका का खाद्य एवं औषधि प्रशासन होता है। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी होती है, और इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, ICMR होता है, जो कि सभी क्लिनिकल परीक्षण, दवा का हो, स्टेम सेल का हो, सर्जरी हो, जो भी हो, उन सभी चीज़ों का परीक्षण का जो निर्देश होता है इन 3 बॉडियों से मिलता है। और भी बहुत सारे पूरी दुनिया में एक क्लिनिकल बॉडी होती है, एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है जो कि अप्रूवल इनको देती है। तो आपने समझा कि स्टेम सेल थेरेपी का मतलब ही नहीं जहाँ पे चाहें, जैसे चाहें, जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है, एक हर चरण में उस ट्रायल को जाना पड़ता है, अप्रूवल बॉडीज़ होती हैं, तब हम जाकर के कोहार्ट को, एक पॉपुलेशन को इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हर चीज़ों के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इथिकल इशूज़ होते हैं। अब हम जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट एक माइनर भी हो सकता है, एक मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो कि एक पूरे कोहार्ट को, एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, बच्चे को परेशान कर सकता है। साइड इफ़ेक्ट में जैसे मुंह में घाव बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, मतली हो, बहुत ज़्यादा मतली हो गई, उल्टी हो गया उसको, डायरिया, डिसेंट्री, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और जो स्टेम सेल हमने यूज किया वो विफल हो सकता है, या हो सकता ऐसा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन दे दे, वो कहते हैं एलर्जी का रिएक्शन दे दे, जिससे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट आपके स्टेम सेल के माइनर मेजर लेवल पे दोनों में आते हैं। उसके अलावा यदि स्टेम सेल काम नहीं किया तो जिस अंग में हमने उसको ट्रांसप्लांट किया उस अंग को हो सकता है डैमेज कर दे, मस्तिष्क का अपरिवर्तनीय क्षत कर दे। और देखा गया, मिला भी है, बहुत सारे पेशेंट को हमने देखे हैं जिनका कि पहले बहुत कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स थी, बाद में डैमेज भी बढ़ गया, मोतियाबिंद तक रिपोर्ट किया गया है। और कैंसर भी डेवलप होने के खतरे ऐसे लोगों में रहते हैं जहाँ पे अनइथिकल स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हैं। इम्यून रिजेक्शन हो सकता है, पूरी बॉडी में रिएक्शन हो जाए, और कुछ आर्गन को उसने, एक होता है ऑटोफेगी हो जाती है, ऑटोफेगी नहीं बोले, इम्यून रिएक्शन से बोलेंगे, क्योंकि वो जो बॉडी की जो सेल्स होती है अपने सेल के अगेंस्ट काम करने लगे। ट्यूमर फॉर्मेशन, टेराटोमा बन सकता है, वीनू ऑन्कोलॉजी डिजीज होती है, खून की जो धमनियाँ होती हैं उसमें थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकती है, और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी जो होती है, जो बहुत बड़ा मेजर इशूज़ है, इसकी वजह से जो भी हमारे स्टेम सेल रिसर्च होते हैं कई स्टेज पे चलते हैं कि जीनोमिक इंस्टेबिलिटी शरीर की संरचना को बदल सकती है, आने वाले जनरेशन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, और जहाँ पे हमने डाला है बॉडी की जिस हिस्से में, वहाँ से माइग्रेट हो करके दूसरी जगह पे चली जाए और क्षतिग्रस्त कर सकती है उस दूसरे आर्गन को भी। और ये भी हमें जानना चाहिए, एक बार हमने स्टेम सेल शरीर में कहीं पर डाल दिया तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के पहले इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका कंसेंट हमारे जो अभिभावक हैं उनसे लिया जाता है और उनको देना पड़ता है। तो कुछ भी करने के पहले पूरी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इतनी सब जानकारियां होने के बाद अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये है कि मस्तिष्क में स्टेम सेल कोशिकाओं को प्रत्यापित करने से सेरेब्रल पाल्सी हो, ऑटिज्म हो, ब्रेन में क्षति की प्रक्रियाओं के दौरान मस्तिष्क के ऊतकों को सहारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये संभव है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया अभी शोध चल रहा है, रिसर्च है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी समस्याएं हैं, अप्रूव नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी हम बहुत पॉजिटिव इनपुट किसी भी अभिभावक को नहीं दे सकते हैं। ये पता चला है पशु मॉडल से कि मस्तिष्क की चोट के बाद क्षति को कम करने, मोटर फंक्शन को वापस करने के लिए कई प्रकार की स्टेम सेल कोशिकाओं को उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो भी रिसर्च इतने 15-20 सालों में हुआ है, ह्यूमन बीइंग में, आदमी में, सीपी बच्चों के इलाज में,
स्टेम कोशिकाओं का संभावित योगदान का पूरी तरह से अध्ययन जो है पूर्ण नहीं हो पाया है और सुरक्षित और प्रभावी उपचारों का क्लिनिक तक पहुंचने में अभी भी कई साल लगेंगे। लेकिन इन सब जानकारियों के होने के बावजूद पूरी दुनिया में हजारों सैकड़ों क्लिनिक जो है स्टेम सेल के 100% अप्रूवल की जानकारी हमारे अभिभावकों को देते हैं, लोग इलाज कराते हैं, लेकिन अभी तक पिछले 20 सालों में हमने किसी भी मरीज को ठीक होते पूरी तरह से नहीं देखा है। जो कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स आता है, हो सकता है साइकोजेनिक हो सकता है थेरेपी से हो सकता है आपको एक इमोशनल टच मिला के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाया है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ है वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक बॉडी के द्वारा, वो है स्पेसिफिक थेरेपेटिक प्रोटोकॉल, जिसमें ब्रेन का स्टिमुलेशन, जो एक्टिविटीज़ बच्चे में नहीं है उसको ट्रेनिंग देना, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ करना, पेल्विक बैलेंस को इम्प्रूव करना, शरीर की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना, जो भी डिफॉर्मिटीज़ है, जो भी कॉन्ट्रैक्चर है, जो भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर उसका ट्रीटमेंट करना, सर्जरीज होती हैं, ब्रेसेस होती हैं, उसके अलावा मेडिकल दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें इसमें अप्रूव्ड हैं। स्टेम सेल ट्रीटमेंट थेरेपी अभी भी अंडर रिसर्च प्रोसेस है, जो कि दुनिया की किसी बॉडी ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। लेकिन जैसा मैंने बताया पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक किसी तरह का कोई भी क्लिनिक ने वैज्ञानिक प्रमाण, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है, वो किसी ने नहीं दिखाया है, जो कि एक सामान्य विकास या प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो मतलब दिखने के लिए एक सही ढंग से एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना देखें तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, एक सब्जेक्टिव फिनोमेना देखें बोल बोल करके कि हाँ थोड़ा सा इफेक्ट आया, थोड़ा सा इफेक्ट आया, थोड़ा सा इफेक्ट आया, उसके अलावा कुछ उनमें ऐसे बच्चों में देखने को नहीं मिला है। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के बहुत सारी ऐसी हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल हैं जो कि इस बातों को क्लेम कर रहे हैं, बता कर रहे हैं कि अनऑथराइज्ड क्लिनिक पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। इसी पारदर्शिता की कमी कि हमने कितने अच्छे रिसर्च हुए हैं, उनका अप्रूवल क्या है, कौन से इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हुआ है और किस तरह से एक कंट्रोल मैनर में उनका एक रिसर्च किया गया नहीं अवेलेबल है। अनुचित मीडिया प्रचार, लोगों के टेस्टिमोनियल को लेकर के, लोगों के कंसेंट को लेकर के, लोगों की एक साइकी से खिलवाड़ करके उन चीज़ों को एक सोशल मीडिया उसमें प्रचार किया गया। इसी वजह से स्टेम सेल का जो पर्यटन टूरिज्म बोलते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह जा करके लाखों रुपए बर्बाद ऐसे हमारे अभिभावक कर देते हैं। इन सब के पास वैधानिक संबद्धता, जवाबदेही की कमी है, बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार करके इनका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जैसे हमने एक लिटरेचर की आपको बात सामने रखा हुआ है, ये डेवलपमेंटल मेडिसिन चाइल्ड न्यूरोलॉजी एक इंटरनेशनल जर्नल है जो कि सेरेब्रल पाल्सी और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए अप्रूव्ड है। उसमें इन्होंने मेंशन किया है क्रिस्टल ए रफ ने कि ऐसे क्लिनिकों की सेवा को लेने के लिए व्यक्ति स्वयं को असफल होने, वैध परीक्षणों माने जो एक लीगल प्रोसीजर्स होती है उससे बचाना, झूठी आशा, जटिलताओं और वित्तीय कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्टेम सेल क्लिनिक द्वारा दी जाने वाली कोई भी स्टेम सेल थेरेपी प्रभावी व सुरक्षित है और एफडीए जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की जो एक बॉडी है उसकी प्रक्रियाओं के विपरीत, जो कि सालों के कठिन परीक्षण के बाद ही वो अनुमोदित करती है, वो अपना कम निरीक्षण करके ही ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के क्षेत्र में लगभग सभी जो इन्वेंशन करने वाले जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, मानना है कि स्टेम सेल में अपनी आंतरिक क्षमता के माध्यम से बीमारी का इलाज करने की काबिल क्षमता होने के बावजूद अप्रमाणित माने अनरेगुलेटेड स्टेम सेल आधारित थेरेपी जिन्हें सुरक्षित प्रभावी नहीं दिखाया गया है, उनसे बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनको एक स्पेसिफिक चरण से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये लोग कहीं पर भी ऐसा नहीं करते हैं। अब हम आपके पास बहुत सारे जो हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं, सबसे पहले हम अपने भारत
सरकार की ही बात करेंगे। ये देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। वहाँ पे क्वेश्चंस एक पूछा गया था, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा। उन्होंने बताया कि एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा हुआ है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में या उससे रिलेटेड जो बीमारी जैसे सर्बल पाल्सी उसी तरह की होती है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट का अभी तक कोई भी क्लिनिकल परीक्षण अप्रूव्ड नहीं किया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है, दे रिकमेंडेड दैट स्टेम सेल थेरेपी शुड नॉट बी ऑफर्ड एज स्टैंडर्ड और रूटीन थेरेपी टू पेशेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और दिस आल्सो अप्लीकेबल टू द सेरेब्रल पाल्सी। एक ये हो गया। दूसरी हम बात करते हैं जो हमारी इंडिया की एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी इंडिया है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि स्टेम सेल थेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड एज ए ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो जो ऑटिज्म के लिए नहीं है तो सर्बल पाल्सी के लिए होना संभव ही नहीं है। दोनों बीमारियां लगभग एक जैसी होती हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में ये एक बहुत बड़ा लेख निकला था। ये लेख है ये लेख था पिछले 10 साल का है, लास्ट ईयर 2023 का है। उन्होंने लिखा कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टेम सेल थेरेपी क्लिनिक द यूएस एंड मैक्सिको एंड चाइना में अवेलेबल है, इंडिया में इज अवेलेबल है। उसको स्टेम सेल टूरिज्म का नाम उन्होंने दिया हुआ है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है ओवरऑल स्टेम सेल थेरेपी इज स्टिल ए वेरी अर्ली स्टेज, it should not be widely treatment for miracle cure for all disorder or condition. It is still unproven potentially dangerous treatments. ये आपका है जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूएसए में भी, यूके में भी, यूरोप में भी, इंडिया में भी स्टेम सेल क्लिनिक आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ रेगुलेटरी लूप होल। If stem cell are not modified anyway, they are extracted then reinserted in the persons. माने बिना किसी रिसर्च प्रोसेस को रीइंसर्ट कर सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल उनके पास नहीं है। उसके बाद मैं फिर आगे बात करूंगा एविडेंस बेस्ड स्टेम सेल थेरेपी की समरी के बारे में। उन्होंने लिखा हुआ है कि अनइथिकल प्रमोशन विद फॉल्स क्लेम, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग अन स्टेम सेल थेरेपी it should be banned. ISMR and other government agency from aggravated patient described how they are lured into unproven stem cell therapy. तो it is considered as a misconduct, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और ये भी ICMR ने लिखा है कि use of any type of stem cell in ASD should be restricted to the clinical trial with necessary approval from regulatory authority in India एंड एज पर द नेशनल गाइडलाइन ऑन स्टेम सेल रिसर्च। मतलब वो रिसर्च प्रोसेस में है, क्लिनिकल अप्रूवल के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे ये BBC, जो BBC न्यूज़ चैनल है यूके का है, bbc.com, उस पर इन्होंने जो लिखा हुआ है, उन्होंने 2019 का एक उन्होंने दिया हुआ था कि China clinic claim that expensive stem cell therapy can help patient with dementia, autism, cerebral palsy, क्राउड फंडिंग भी किया जाता है, लाखों रुपए उनसे इकट्ठा किया जाता है और फिर क्लिनिक्स को पे किया जाता है। इनके बारे में उन्होंने साइड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके उन्होंने लिखा हुआ है कि एक 2017 में डोरिस टायलर, उन्होंने लिखा हुआ कि उनके बच्चे को ट्रीटमेंट दिया गया, दे आर बिकम ऑलमोस्ट ब्लाइंड। When I wake up in the morning, one of the hardest things is opening my eye, that everything is still dark. ये उन्होंने मिला उनको। 17 पेशेंट उन्होंने दिखा कि एडमिट हो गए बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एंड मैक्सिको में उन्होंने देखा है कि स्पाइनल का ट्यूमर भी मिला है और 9 साल के बच्चे को मल्टीपल ब्रेन एंड स्पाइनल का ट्यूमर हो गया था स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा। एज प्रेजेंट there is no reliable evidence to suggest that stem cell can be used as effective treatment. तो साफ साल bbc.com पे इन्होंने जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि 43.6% ऑफ कंपेनियन कैरिड स्टेटमेंट दैट आर डिफिनेटिव और सर्टेन अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। दे हैव टेकन द टोकन ऑफ साइंटिफिक लेजिटिमेसी, लेकिन वो सब चीज़ें अनअफिलिएटेड रिसर्च सेंटर से जो रिसर्च होते हैं उनका उन्होंने दिखाया हुआ है। कोई भी जो अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर है वहाँ का कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है।
फिर उन्होंने BBC को बताया, डिलिटेड में बताया, एनॉयड आउट ऑफ द पॉकेट कैन, माने आपको नहीं पता है कि किस तरह से ऐसे सेल का अप्रूव्ड माने पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है जिनका कोई भी अप्रूवल नहीं हो रहा है, एंड दे आर गिविंग हाइप रिकॉर्डिंग द पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस बट स्टिल इट इज अनअप्रूव्ड। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में पहले भी मैंने बात किया था, इन्होंने खुद ही दिया हुआ है और एक पेपर में भी उसके बाद सभी न्यूज़पेपर्स में भी निकला कि इस तरह की स्टेम सेल थेरेपी को एनएमसी अनअप्रूव्ड करती है और किसी तरह के भी बिना क्लिनिकल गाइडलाइन के लिए इन सब का इस्तेमाल सेरेब्रल पाल्सी जैसी डिजेनरेटिव डिजीजेस में नहीं किया जा सकता है। इंडियन एकेडमी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, इन्होंने भी लिखा हुआ कि किसी तरह के स्टेम सेल ट्रीटमेंट के जो सेंटर्स हैं ICMR उसमें शामिल नहीं हैं और ना ही उनको जो है उनको अप्रूव्ड करती है। उन्होंने लिखा है दे कैन सब्जेक्ट दियर चिल्ड्रन एट देयर ओन रिस्क डिस्क्रेशन एंड ऑप्शन, और उन्होंने साफ साफ लिखा एवरी यूज ऑफ स्टेम सेल इन पेशेंट आउटसाइड इन अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल शैल बी कंसिडर्ड एज ए मैल प्रैक्टिस। तो इतने सारे आपके पास पेपर्स हैं, लिटरेचर्स हैं जो कि बताते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट में स्टेम सेल के अप्रूव्ड होने में अभी सालों लग जाएंगे और अभी ये अंडर रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है। मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें देखेंगे आप लोग, इन सबको आके सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। आपने देखा कि स्टेम सेल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो मैंने दी है, हो सकता आप सभी को पसंद आए। और ये जो जानकारियाँ मैंने ली हैं ये बहुत सारी हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऑनलाइन अवेलेबल है, उनका रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें जा करके आप लोग सभी भी जानकारियाँ और भी ले सकते हैं। हो सकता आने वाले समय में स्टेम सेल हमारे लिए एक बून हो जाए, एक नया ट्रीटमेंट लेकर के आए जो हमारे सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को पूरी तरह से ठीक कर दे, लेकिन उसमें समय लगेगा। उस समय का हमें इंतज़ार है जब ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा जो कि हमारे बच्चे जो चलने फिरने पे प्रॉब्लम महसूस करते हैं वो अपने पैरों पर खड़े होने लगें, काम करने लगेंगे, लेकिन उस समय का हमें इंतज़ार रहेगा। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी समस्या है जो ब्रेन के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से होता है, जन्म के समय होता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसे बच्चों में होती हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना। और आप हम सभी जानते हैं कि जो ब्रेन की समस्या है, ब्रेन में समस्याएं केवल जो डैमेज होता है केवल छोटा सा पार्ट डैमेज होता है। जो हमारी सेल्स ब्रेन में बची हुई हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे को कार्य कराने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है, प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत है, स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, उनकी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। जो सामान्य कसरत लोग गलत तरीके से कराते हैं, प्लीज़ उससे बचें। खुद मेहनत करना सीखें, अपने हाथों पे विश्वास रखिए, काम पे विश्वास रखिए, सही तौर तरीके से इलाज करिए और सही सेंटर को सेलेक्ट करिए। हो सकता है आपका बच्चा भी खड़ा हो जाए। जो हम लोगों का 20 सालों तक का एक्सपीरियंस रहा है कि 100 में 80% बच्चों को हम खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है वो छड़ी की ज़रूरत पड़े, वॉकर की ज़रूरत पड़े, लेकिन पढ़ लिख सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन यदि हम केवल पैसों के बल पर जो बहुत सारी क्लिनिक इस तरह के स्टेम सेल की अनअप्रूवल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते हैं उसमें आपके जाल में फंस जाते हैं तो हो सकता है बच्चे को आपके नुकसान हो सकता है। शोध चल रहा है स्टेम सेल पे, समय लगेगा, आशा में हम लोग सभी जीते हैं और उस समय का हमें इंतज़ार करना होगा। और सभी अभिभावकों को, परिवारों को, हमारे थेरेपिस्ट को जागरूक होने की ज़रूरत है, सही तौर तरीके से इलाज की ज़रूरत है। जो अप्रूवल हमारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं उससे जुड़ने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो लगिए, हम आपके साथ हैं, सही जानकारियाँ आप सभी तक प्रोवाइड करते रहेंगे। और भी किसी तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो आप हमको मैसेज करें। बहुत सारी जानकारियाँ सेरेब्रल पाल्सी के बारे में यूट्यूब चैनल पर हमने भेजी हुई है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे अभिभावकों को सही सही जानकारियाँ प्रोवाइड करें जो साइंटिफिक बॉडी के द्वारा अप्रूव्ड हैं और जो सही ट्रीटमेंट अवेलेबल है उनको प्रोवाइड करें, जिससे ये बच्चे हमारे जो मैक्सिमम उनकी कैपेबिलिटी है वहाँ तक वो जाएं
अपना काम कर पाएँ, अपने समाज को, अपने परिवार को ऊंचा उठा पाएँ, और हम भी सीना उठा के बैठ बोलें कि ये बच्चा हमारा वो करके दिखा रहा है जो और लोग नहीं कर पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।